नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शिवसेना में मची तकरार के बीच उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में करीब हफ्ते भर से जारी राजनीतिक संकट करीब करीब खत्म हो गया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि शिवसेना बालासाहेब गुट अब बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। खबरों की माने तो देवेंद्र फडणवीस 1 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मुंबई में आज फडणवीस के आवास सागर बंगले पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। इसमें महाराष्ट्र बीजेपी के कई सीनियर नेता भी शामिल होंगे। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि आगे का फैसला फडणवीस और एकनाथ शिंदे करेंगे। तो बैठकों का दौर जारी है एक तरफ, और दूसरी तरफ सरकार बनाने को लेकर यह कवायद शुरू हो चुकी है, और जो कि अब आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि कुछ कल या परसों जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो हो सकता है, सूत्र भी बता रहे हैं। और आज फडणवीस के घर पर बंगलों पर एक बैठक होगी। बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो उसमें शामिल रहेंगे। तो उद्धव ठाकरे ने आखिरकार हार मानी, इस्तीफा दिया, और उसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में कई अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें खबर यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, और इसके अलावा कई जो विधायक हैं उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता है। लेकिन ये किस तरह का ये पूरा सरकार गठन की प्रक्रिया रहेगी, और साथ ही साथ फिलहाल जो खबर आज आ रही है वो ये कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आज 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने का समय भी था, और थोड़ी देर में राज्यपाल से बताया जा रहा कि मुलाकात होगी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की। तो महाराष्ट्र में लगातार ये कई दिनों से चल रहा था सियासी उठापटक, सियासी ड्रामा, जो कि करीब करीब खत्म होने की कगार पर और अब एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ये भी खबरें आ रही हैं। और खबर यह भी है कि कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये पूरा सियासी ड्रामा चला कई दिनों से, उसमें उद्धव ठाकरे ने जिस तरह के आरोप लगाए उसमें कई सारे सवाल उठे। तो हमारे सहयोगी के राणा इस वक्त मेरे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दिया और आखिरकार हार मानी, फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब सरकार बनाने को लेकर आगे की प्रक्रिया किस तरह से महाराष्ट्र में तेज हो रही है, क्योंकि खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 3 बजे का समय रखा गया है। बिल्कुल शंकर, मैं पिछले 2 दिन से इस बात को कह रहा हूं कि इसको पूरा बाहुबली फिल्म की तरह से देखिएगा कि आखिर कौन कटप्पा है, कौन बाहुबली में, और उसके पीछे शिवगामी देवी कौन है। आज धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुल रही हैं तो ये भी पता लग रहा है कि आखिर कटप्पा को किसने आदेश दिया और शिवगामी देवी कौन है। साथ ही जिस तरह से अब जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से खबर आ रही है निकलकर सामने की शिंदे गुट भी जो है वो मुंबई पहुंच गया है, साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो राज्यपाल से आज मुलाकात करेंगे। साथ ही जो नामों को लेकर चर्चा चल रही है, तो 28 बीजेपी की तरफ से नामों की चर्चा है जो मंत्री बनाए जाएंगे, और 13 लगभग शिंदे गुट के होंगे, जिनमें से गुलाब राय पाटिल भी होंगे और तमाम नाम भी हैं। उसमें शिंदे को डिप्टी स्पीकर के लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो अभी तक की तस्वीरें निकलकर हम सामने आ रही थी और जो महाराष्ट्र के संकट पर हम सारी तस्वीरों को देख रहे थे, अब यह बात तय हो गई है कि एक बार फिर से देवेंद्र सरकार बनने जा रही है, बीजेपी एक बार फिर से आ रही है। अगर आप थोड़ा सा आंकड़ों पर एक बार नजर डालेंगे, 1966 में जिस तरह से शिवसेना बनी, उसके बाद कल जिस तरह से दीपक केसरकर का आया बयान और उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी का गठबंधन शिवसेना से हुआ है तब तक शिवसेना को मजबूती मिली है। लेकिन अगर एक नजर आंकड़ों पर डाली जाएगी तो यह देखा जाएगा कि जब जब गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का हुआ है तो उसमें नुकसान शिवसेना का हुआ है, और हमेशा जो है फायदे में जो पहुंची वो बीजेपी पहुंची है। सोचेगा कि जब स्टार्टिंग में 1989 में इनका गठबंधन होता है और 1990 में जाकर जब पहला चुनाव होता है विधानसभा का, तो उस समय पर
45 सीट से शुरू होती है और आज 106 सीट पर चली जाती है बीजेपी। जबकि अगर इसका देखा जाए शिवसेना का, तो इसने घाटा किया, जहां ये शुरू होती है 56 सीटों से और सिमट कर रह जाती है धीरे धीरे कम। और आप देखिएगा तो अब तो बेहद ही कम 16 विधायक कुल बचते हैं। लगभग 24% का घाटा शिवसेना को नजर आता है। अब एक बार फिर से मिल रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बहस ये है कि आखिर असली कौन है और नकली कौन है। जी। अब ऐसे में क्या कहा जाए कि उद्धव सेना की जो रवानगी है वो हो चुकी है और अब ऐसे में शिंदे सेना वो आ रही है। अब असली नकली का फैसला तो हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अब देखना यह होगा कि आखिर राज्यपाल से कम मिलते हैं। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 170 विधायक उनके साथ हैं, तो अब किस तरह से दावा पेश किया जाता है और किसको क्या पद मिलता है, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। शंकर, शपथ ग्रहण को लेकर क्योंकि क्या जानकारी है, क्या 1 या 2 दिन में यह शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है? क्योंकि राज्यपाल से मिलने का साफ साफ मतलब यही है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का कि जल्द से जल्द सरकार गठन को लेकर तैयारी शुरू की जाए। तैयारियां भी लगातार अंदर खाने हो रही हैं, तो क्या मानकर चला जाए, कितने दिनों में ये पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बनेगी? बिल्कुल। अगर शंकर कल से शुरुआत की जाए तो कल जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, तो ये बताया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस आज यानी कि 30 जून को देर शाम तक या रात तक किसी टाइम तक भी शपथ ले सकते हैं। अब ऐसे में अभी तक इसको लेकर अलग कुछ खबरें नहीं आ रही हैं, तो अभी तक यही माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जब राज्यपाल के पास जाएंगे, मुलाकात होगी, चर्चा होगी और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में कितना समय लगता है और उसके बाद ही फिर समय फाइनल हो पाएगा कि आखिर कब शपथ लेंगे। और सबसे अहम यह होगा कि उसके साथ यह भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री के साथ बाकी और कौन कौन लोग हैं जो शपथ ले सकते हैं, कि क्या एकनाथ शिंदे भी उसी टाइम पर शपथ ले सकते हैं या फिर जो बागी गुट के जो विधायक हैं उनके जो नाम चर्चा में चल रहे हैं मंत्री पद को लेकर, तो आखिर कितने मंत्री होंगे जो शपथ मुख्यमंत्री के साथ ले सकते हैं। तो ये तमाम अभी चीजें हैं जो अभी थोड़ा सा समय का हमें इंतजार करना पड़ेगा और उसके साथ ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसी पुख्ता खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है कि आखिर। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से तेजी देखी जा रही है तो 1 या 2 दिन से ज्यादा का समय इसमें नहीं लगना चाहिए शपथ ग्रहण को लेकर। शंकर, तो ये पूरा जो घटनाक्रम क्योंकि हुआ, इसमें ये सबसे बड़ा जो नुकसान है उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन का मिला, क्योंकि एक तरफ तो जो तमाम बागी विधायक हैं शिवसैनिक, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर जो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया उद्धव ठाकरे ने, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। दूसरी तरफ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसकी तरफ से कहा जा रहा, चाहे संजय राउत हो चाहे बाकी नेता हो, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो विधायक हैं बागी, उनको ईडी का डर दिखाया गया, उन पर दबाव बनाया गया। देखिए, ये चीजें जरूर कही जाएंगी और इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ा है। अगर शिवसेना की जैसे स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा था, अगर तभी से देखा जाए तो स्टार्टिंग में 1966 में जब बनती है और उसके बाद जब फिर चुनाव होते हैं तो उसके बाद लगातार कांग्रेस का समर्थन करती चली आ रही थी। भले से ही उसकी आइडियोलॉजी और उसकी जो विचारधारा थी वो भले से ही हिंदुत्व की क्यों न रही हो, लेकिन कांग्रेस का समर्थन ज्यादा दिखाई देता है। यहां तक कि बाला साहेब ठाकरे ने आपातकाल का भी समर्थन किया था। उसके बाद जब बीजेपी के साथ दोनों का गठबंधन होता है, यहां तक कि एक और सबसे बड़ी बात यह कि जब शिवसेना का गठन होता है तो उस समय पर वसंत राव जो कांग्रेस के नेता थे वो उस समय पर मुख्यमंत्री थे। यहां तक कहा जाता था कि शिवसेना नहीं, इसे वसंत की सेना कहिएगा। अब इसी से इस बात को समझा जा सकता था कि वो कांग्रेस के साथ कितनी रहती थी। हिंदुत्व की अगर आइडियोलॉजी को लेकर किया जाए तो गठबंधन बीजेपी का और शिवसेना का इसी वजह से था क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी ही थी। तो इसमें फिर अगला अगर बिंदु पर हम चले तो इसके बाद अगर 2.5 साल के इस कार्यकाल को देखा जाए, 31 महीने और 1 दिन, अगर इस पूरे कार्यकाल को देखा जाए और उसमें से सिर्फ 1 दिन को छोड़ दिया जाए तो उसमें जरूर नजर आता है सरकार में कि हाँ, हिंदुत्व के एजेंडे को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। कल जिस तरह से बड़ी तेज तर्रार तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फैसले लिए, 2 शहरों के नाम बदल दिए गए, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का, जिनमें से एक का नाम संभाजी नगर कर दिया गया और दूसरे का नाम धाराशिव कर दिया गया। साथ ही और कमिश्नर भी बदले गए, नगर पालिका के कमिश्नर औरंगाबाद के बदले गए। ये जो फैसले लिए जा रहे थे कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा था जाते जाते कि हम आज भी उसी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ हैं, हम उसी विचारधारा के साथ हैं, हम हटे नहीं हैं। लेकिन अगर 2.5 साल के इससे पिछले के कार्यकाल को देखा जाए, यानी कि 31 महीनों को अगर देखा जाए, तो उसमें कहीं से भी कहीं तक वो हिंदुत्व की छवि नजर नहीं आती है। अगर आप लगभग 1 से 1.5 साल पहले चले जाएंगे तो जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर साधुओं की हत्या हुई, उसको लेकर भी सरकार का रुख हमेशा नरम ही रहा। उसमें भी किसी भी तरह का आक्रामक रुख नहीं दिखाई दिया, जो अक्सर दिखाई देता है शिवसेना में, वो रुख उस समय पर नजर नहीं आ रहा था। तो यानी कि हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। और जब
विधायक बागी हो गए, तब शिवसेना को लगा कि अरे ये तो हमारे हाथ से छूट गया, तब उसको पकड़ने की जाते जाते समय कोशिश की गई है। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि एक पुरानी कहावत है कि अगर फिसल गए तो कह दो हर हर गंगे। वही कहावत कल सिद्ध करते हुए नजर आ रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अब जब जी। फिर से चलते चलते इन चीजों को पकड़ा है तो इसका कितना असर होगा, और साथ ही जब आगे चुनाव होंगे तो शिवसेना किस तरह से अपने आप को संभालती है, किस तरह से खुद को उठाकर खड़ा करती है, ये तमाम चीजें हैं जो अभी देखनी होंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शिवसेना भी इस बात को समझ चुकी है कि उसके हाथ से जो उसका को कैडर वोट था वो कहीं ना कहीं छूटता चला जा रहा है, उसका जो एक कट्टर वाला वोट था वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। अब उसको पकड़ने की जुगत में लगना पड़ेगा शिवसेना को। अब तो इसको लेकर भी कि लड़ाई छिड़ गई, असली शिवसेना कौन है, किसकी है, असली शिवसैनिक कौन है, क्योंकि ये भी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। और इसमें पिछले कई दिनों से जो शिवसैनिक हैं उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए शिंदे गुट पर, और शिंदे गुट के जो शिवसैनिक उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कई सारे आरोप लगाए। तो क्या जो नुकसान हो चुका है, ठीक है गठबंधन के बाद, अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती है क्या? आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, जाहिर है जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश उद्धव ठाकरे करेंगे महाराष्ट्र में, हिंदुत्व को लेकर ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई लगता है आपको कुछ एक दो सालों में हो पाएगी, या फिर एक माइंडसेट लोगों का बन चुका है कि भैया हिंदुत्व को लेकर, सत्ता को लेकर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था? देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो चुनौती इस समय पर शिवसेना के सामने है और उद्धव ठाकरे के सामने है, उस चुनौती से पार पाना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले दो चुनाव पर एक बार नजर डालेंगे, अगर 2014 के और 2019 के अगर चुनाव पर नजर डाली जाए, तो बीजेपी ने जिस तरह से बढ़त महाराष्ट्र के अंदर बनाई थी अपनी, जबकि पूरी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, और उसके बाद भी 122 सीटें लेकर, उससे पहले वाले में अगर 122 लेकर आती है बीजेपी 2019 में, और अभी भी 106 लेकर आती है, और शिवसेना जो है वो घटती चली जाती है, वो 63 से अगर 56 पर आ जाती है, तो इससे ये बात पता लगता है कि बीजेपी की स्थिति लगातार महाराष्ट्र में मजबूत हो रही है। और अब जिस तरह से सरकार के गिरने के बाद सरकार फिर से बीजेपी बना रही है शिंदे गुट को साथ में लेकर, तो इससे भी यह पता लगता है कि बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी और शिवसेना इस मुद्दे की वजह से और ज्यादा बैकफुट पर चली जाएगी और कमजोर होगी। यह सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने होगी कि आखिर वो कैसे अपने मजबूत और पक्के वाले वोट को फिर से कैसे उस पर पकड़ बनाए और किस तरह से उस पर मजबूती बनाकर रखेंगे। यह एक बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है और इसको लेकर विचार करना होगा, इसके लिए रणनीति भी बनानी होगी। शिवसेना को अपने कदम बड़े फूंक कर अब उठाने होंगे, क्योंकि जिस तरह की छवि उसकी पिछले उन 2.5 साल में और आज की स्थिति को देखते हुए जो उसकी छवि खराब हुई है, इसको सुधारना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जिस तरह से बयान लगातार इस 21 जून से लेकर और आज तक में जो लगातार निकलकर सामने आए, जिस तरह से संजय राउत ने कहा, उन्होंने कहा कि जो 40 लोग हैं वो शव हैं जो मुंबई वापस आएंगे। कभी फिर वो कह रहे थे कि कभी मुकाबला हो तो सामने आकर कीजिएगा। अब लगभग सभी लोग मुंबई में हैं, अब मुकाबला सामने हुआ तो अब आप देखिए किस तरह से सभी चित हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं शिवसेना को नुकसान पहुंचा रही हैं और नुकसान पहुंचाया है, और इसके नतीजे हमें आने वाले समय में देखने के लिए भी मिलेंगे। और अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर शिवसेना की क्या रणनीति होती है। बिल्कुल, ये रणनीति देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट्स के लिए। तो आज मुलाकात होनी है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, राज्यपाल से। पल पल की अपडेट हम आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई देते रहेंगे। बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं। सेना में बहाली को लेकर लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि जनता के लिए धरना पर बैठना ही पड़ता है। हमारी बातें नहीं मानी गई, इसीलिए हमने नारेबाजी की, धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि जब सदन में सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब सदन में बैठकर क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अग्निपथ बिहार सरकार वापस नहीं ले सकती, लेकिन जिन पर मुकदमा हुआ, जो जेल में बंद हैं, उन्हें तो छोड़ सकती है। बिहार की जनता नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को ही देख रही है। कोई नहीं बना, खत्म हो गया रोजगार, पैसा कहाँ गया, पैसा उनका घर में गया बीजेपी के। इसी तरह वही हाल होगा उसका भी। तो क्या वजह हो गई कि आज का वेल में भी आप बैठ गई? समस्या वैसा है बिहार के जनता के लिए तो बैठना पड़ेगा। अग्निपथ जो है हम लोग काज प्रस्ताव किए थे, बाकी सुनवाई नहीं हो रहा है उसका। नहीं माना गया, नहीं माना गया। नीतीश कुमार के अंदर 5 दिन आप लोग लगा।
और जिलों के नाम बदलने को लेकर राजद ने बीजेपी पर तंज कसा। राजद नेता आलोक मेहता ने कहा कि यह नई योजना नहीं है, इससे स्टेशन और शहरों का नाम ये लोग बदल चुके हैं और इन लोगों को पहले बताना चाहिए। जो गरीबों को 3 डेसिमल जमीन देने का वादा किया गया था, उसका आखिर हुआ क्या? इसके पहले कई स्टेशनों के नाम बदले गए, इसके पहले कई शहरों के नाम बदले गए, नहीं देखा आपने? तो ये पुराना कंसेप्ट है, सिर्फ नाम बदलना है। और योजना क्या क्या हुआ? 18 वर्षों से आपने वादा किया कि 3 डिसमिल जमीन मिलेगी। आज 18 वर्ष बाद भी आप मैंने अभी नामाकरण सोच रहे हैं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी और मिली कि नहीं मिली। जिनको मिली उनके कब्जे हो रहे हैं, उस पर सरकार का कहाँ ध्यान है? चारों तरफ डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने में ये लोग विफल हैं और अब नई नई चीज़ें देकर आने वाले दिनों में फिर एक लिक्विडिटी पैकेज बनाएंगे और आने वाले इलेक्शन के पहले उसका विस्फोट करना। और जौनपुर के शाहगंज तहसील को जिला बनाने और शाहगंज में बाईपास मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर बीजेपी के शिक्षक प्रकोष्ठ के सह संयोजक ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी के महासचिव से दिल्ली में मुलाकात कर पत्र सौंपे गए पत्र में मांग की गई कि प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र शाहगंज को जिला बनाया जाए, नगर में जाम की समस्या को देखते हुए बाईपास का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही शाहगंज नगर पालिका सीमा क्षेत्र का विस्तार किया जाए, जिससे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी के महासचिव ने मांगों के संबंध में सार्थक सहयोग को लेकर आश्वस्त किया। मेरे सबसे बड़ी मांग ये थी कि शाहगंज नगर को जिला बनाया जाए, जो पिछले 25 वर्षों से मांग उठ रही थी, और उस मांग को गति दी जाए ताकि हमारे क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहगंज नगर का विकास हो सके। तो मेरा जो मुलाकात हुआ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से, तरुण चुग जी से और नवीन सिन्हा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांग है उसको वो ऊपर तक ले जाएंगे, संसदीय समिति के सामने वो रखेंगे। साथ ही मेरी मांग थी नगर में बाईपास की, जो आए दिन ये भी एक बड़ी समस्या थी, नगर में जाम होता था और बहुत सारी समस्याएं होती थी, तो बाईपास भी हमारा प्रमुख मांग की सूची में था। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी चौक पर निर्मित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण करने आज जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहीं सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात करें और हजारीबाग में कुछ ही घंटों के बाद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होना है। ये वही जगह है नगर निगम क्षेत्र का, ये पीडब्ल्यूडी चौक, जहां पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण आज सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। क्योंकि युद्ध तरीके से काम चल रहा था, काम अब अंतिम चरण पर है। तैयारी कैसी चल रही है, जानना चाहिए कैसी क्या तैयारी? बिल्कुल, तैयारी तो आप 2 दिनों से देख रहे हैं और आज सज धज के पीडब्ल्यूडी चौक सज धज के तैयार हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर सूबे के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के हाथों यहाँ विधिवत सिद्धू कान्हू जी की प्रतिमा का उद्घाटन होने जा रहा है। क्योंकि सीएम साहब का प्रोग्राम ज़्यादा है, इसलिए आज वो 4 बजे यहाँ पर लेट करेंगे हजारीबाग और यहाँ आएंगे। उसके बाद क्योंकि समय सीमा एक निर्धारित है, 20 से 25 मिनट मुकर्रर किया गया, तो 20 से 25 मिनट में कैसे क्या कुछ होना है? चूँकि हम लोग तैयारी कर लिए हैं, चूँकि आदिवासी समाज के लोग भी यहाँ पहले से तैयार हैं और सारा जिम्मेवारी लोग लिए हैं, इसी को हमारी देखरेख हमारी पार्टी की तरफ से लगी है। बिल्कुल, सारी देखरेख, सारा नेतृत्व आदिवासी समाज और प्रोटोकॉल के हिसाब से चेयरमैन के जिलाध्यक्ष के सानिध्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और भी आपको दिखाई कैसे क्या सुरक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि जाहिर सी बात है झारखंड के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आना और सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए हैं। और यहाँ देख सकते हैं लगाइए कि किसी प्रकार का भी वाहन प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अलग गैलरी बनाई गई, क्या कुछ खास होगा हम आपको दिखाएंगे संध्या 4 बजे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस, हजारीबाग। और उदयपुर में दर्जी की हत्या के बाद पूरे देश भर में गुस्सा है। दोषियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद हो रही है। यह आवाज अब मथुरा के गलियारों में भी गूंजने लगी है, जहां हिंदूवादी संगठन ने राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर फांसी की मांग की है कि आरोपियों को फांसी दी जाए। तो देश के अलग अलग हिस्सों में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है।
हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। मथुरा में भी कई लोग जिन्होंने प्रदर्शन किया, कई संगठन के लोग, हिंदू संगठन जो कि लगातार सड़कों पर उतरे और उन्होंने विरोध जताया। जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या की गई, उसके बाद गुस्सा है और राजस्थान सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुहिम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन दिया है कि जो उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। उससे हिंदुओं में बहुत भारी उबाल है। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमने माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन में ये स्पष्ट किया है कि यदि इनकी या तो फांसी होनी चाहिए, नहीं तो इनको जो कन्हैया कुमार के परिवार वाले हैं उनको सुपुर्द करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, इनको जल्दी इनको रिजल्ट मिल जाएगा ना, तो ऐसी घटनाएं दोबारा देश में नहीं होंगी। और राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि सैकड़ों की तादाद में मौजूद कार्यकर्ताओं ने काला आम चौराहे पर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। राजस्थान सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा गया। और नवादा मंडल जेल के पास से बीएमपी जवान की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बुधवार की रात को शव की बरामदगी की गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद एसपी डॉक्टर गौरव मंगला सहित बाकी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पूरे मामले की जांच शुरू की। ये नवादा की तस्वीरें हैं जब इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। मानसून सीजन की दस्तक के बाद उत्तराखंड में 84 सड़कें बंद हुई है, जिसको खुलवाने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है। प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग, 7 राज्य मार्ग, 2 जिला मार्ग, 74 ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए शासन स्तर से भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने। मानसून की दस्तक के बाद से ही उत्तराखंड की 84 से ज़्यादा सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम विभागों से कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार जो जिलों से सूचनाएं मिल रही हैं उसको जो है फुलफिल किया जा रहा है, जिससे जो है समय रहते हुए सड़कों को खुलवाया जा सके या वहाँ की अपडेट जो है पूरी तरीके से जो है हासिल की जा सके। अगर आपको बताऊँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 1 अवरुद्ध हुआ है, राज्य राजमार्ग अवरुद्ध हुआ है 7, इसके साथ ही मुख्य जिला मार्ग अवरुद्ध है 2, ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हुए 74, टोटल जो है 84 मार्ग जो है अब तक अवरुद्ध हुए हैं, जिनको खुलाने के लिए लगातार जो है पीडब्ल्यूडी, इसके साथ ही जो एनएच और तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी जो लगे हुए हैं, शासन के बड़े अधिकारी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है लगातार जो समीक्षा भी कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, क्योंकि मानसून की अभी सिर्फ दस्तक है। अगर मानसून जो है और भी ज़्यादा तीव्रता से आता है, क्योंकि लगातार जो अलर्ट जारी हो रहे हैं, चाहे पिथौरागढ़ की काली नदी की बात की जाए या अन्य स्थानों की, जहाँ से जो है लोगों को सुरक्षित पहले ही जो है हटने के लिए वहाँ से कहा गया है, अपील लगातार की जा रही है, जिससे जो कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। क्योंकि हमने कल बागेश्वर के हालात देखे, वहाँ पर जो है कई जगहों पर बड़ी तबाही भी हुई है। हालांकि कोई जान माल की हानि की जो है कोई सूचना सामने नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने लोगों को पहले ही अपील की है कि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। इसलिए नदी के जो किनारे हैं वहाँ से खुद को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाए, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।